हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ ली जाए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन लाइट इज इतना हर्ट्ज, इट्स वेवलेंथ पूछी गई है। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 6 × 10⁻14 हर्ट्स। लैम्डा पूछा गया है, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा मालूम है, तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। जहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे रख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्स। तो 0.5 × 10⁻⁻6 या 5 × 10⁻⁻7 मीटर। अब अपना आंसर देखो नैनोमीटर में है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। यहाँ पे पुट करो 5 × 10⁻⁻7 और इस मीटर की जगह पर पुट कर दो 10⁹ नैनोमीटर। क्या आ जाएगा? 500 नैनोमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन इज। ओके, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू एच न्यू, एक ये रिलेशन होता है। न्यू को चेंज कर लिया सी बाई लैम्डा। अब E और लैम्डा में रिलेशन कैसा? इनवर्स का है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1, और λ2 की वैल्यू दे रखी है 4000, पुट करो अपॉन 2000 डिवाइड करो, तो ये वैल्यू 2 आ गई, यानी कि अपना जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वर माइनस इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू। ओके, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंडिकेटेड बाय दीज रिजल्ट्स इज। तो बच्चों एक बात समझ लो कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ओके, और यहाँ पर इन तीनों का अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF अगर लेंगे, तो इन तीनों वैल्यूज का HCF यही वैल्यू तो आएगी, -0.8 × 10⁻⁻19। मतलब क्या हुआ कि हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जिससे इन तीनों वैल्यूज को अगर हम बारी बारी से डिवाइड करें तो हमें एक होल नंबर मिले। वो 4 ऑप्शन में यही ऑप्शन है। इससे अगर तुम इन तीनों को बारी बारी से डिवाइड करोगे तो इन तीनों वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में हमें कंप्लीट होल नंबर ही मिलेगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। इज इट क्लियर? तो यानी कि अपना ये ऑप्शन नंबर दिया होगा बुक में डी ऑप्शन। ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज और आर करेक्ट? यानी कि एक या एक से अधिक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। ए फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ए फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है भाई। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, ये वैल्यू h न्यू तो होती है, h न्यू। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू भी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट होगा। बी और सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज बोर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। ओके,
अब बच्चों एक बात ध्यान से समझो कि बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेशी के लिए, यानी कि ऐसी स्पेशी मतलब ऐसा न्यूट्रल एटम या आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए ही बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल है। बाकी अगर एक इलेक्ट्रॉन से कम है या फिर एक से ज़्यादा है, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें देखो H+ में इलेक्ट्रॉन्स 1 - 1 = 0 ही तो है। और मैंने क्या कहा, बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल, बोर्स थ्योरी is applicable only for single electron species like हाइड्रोजन तो है ही He+, लिथियम +2, बेरिलियम +3, अगर सोडियम है तो सोडियम के ऊपर +10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, 11 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 10 चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम के पास 4 थे, 3 चले गए, 1 बचा। अब बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। 6th प्रॉब्लम, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट क्या होगा? तो यहां पे देखो रिलेशन ये लगाना, Rn = ये बोर्स ऑर्बिट की रेडियस है ×n²/z। तो हमें फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस r दे रखी है और ये 3², थर्ड शेल है, ये तो 1 ही होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये क्या आ गया, 9r आ गया, 9r। कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज v। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी। ओके, यहां पर देखो रिलेशन क्या है, Vn = V0 Z/n, ये रिलेशन है। ओके भाई, V0 का मतलब कि जो फर्स्ट शेल है, जो बोर्स ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल को ही देखो बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो V0 है इंटू Z/n, Z एटॉमिक नंबर, n इज नंबर ऑफ शेल। अब यहाँ पर देखो अपने को इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और n के बीच का रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी और n का रिलेशन चाहिए, तो इनवर्स का रिलेशन है, तो V1/V2 = N2/N1। बच्चों देखो क्वेश्चन में कहा द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट इज v। अगर हम इसको फोर्थ ऑर्बिट ले रहे हैं तो इसको v ले लें = और यहाँ पर V2 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो इसको हम लोगों ने V' मान लिया या V2 ले लिया, ठीक है। तो जहाँ पर अब तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × V आ जाएगी। अब कौन सी चीज़ क्या है वो मैं समझा दूँ, वेयर V1 = V हम लोगों ने लिया है, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। ओके, और V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? तो यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये रिलेशन याद रखना काम का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ओके। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ओके। अब बच्चों यहां पर समझो, En की वैल्यू होती है माइनस z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो हमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में कहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में समझ लो कि जो Ip होता है वो एक्चुअली माइनस एनर्जी के होता है, ठीक है, माइनस एनर्जी के। तो Ip की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो माइनस यहाँ रखा, -13.6 इंटू, अब स्पेशी कौन सी है, स्पेशी देखो हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहाँ पर 1² ही पुट करोगे अपॉन n शेल, n इक्वल्स टू 2, तो 2² पुट किया, तो ये प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल निकल आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन वुड बी, एनर्जी पूछी गई है, ओके। तो यहाँ पर रिलेशन एक लगा दो, जो भी एनर्जी है इनटू, जानते हो एनर्जी के फार्मूले में z² अपॉन n² होता है। अब देखो इसने इस क्वेश्चन में सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू इतनी दे रखी है, -3.41 इंटू हीलियम का जो Z है यानी एटॉमिक नंबर है वो 2 है, 2² रखा, और इसने देखो He+ कहा है, He+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, He+ का मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, भाई देखो यहाँ पे जो भी n की वैल्यू पहले केस में है, सेकेंड ऑर्बिट कहा है इसने, इस वाले में भी सेकेंड ऑर्बिट कहा है, तो यानी कि यहाँ पर n का कोई रोल नहीं है, n कांस्टेंट है, तो n को छोड़ दो, n को जब छोड़ दोगे तो इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, -3.41 इंटू 4, ये कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई -13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। भाई यहाँ पे n छोड़ने की वजह क्या है कि पहला जो हाइड्रोजन वाला केस है उसमें भी सेकेंड ऑर्बिट ली गई है, और हाइड्रोजन वाले केस में भी जो He+ हीलियम प्लस वाले केस में भी ऑर्बिट की संख्या सेकेंड ही है, तो n की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए उसको हमको कंसीडर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट्स इज, ओके। यहां देखो रिलेशन क्या, n²/z। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं पर भी इसने स्पेशी का नाम नहीं दिया है, और हमें स्पेशी से मतलब भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तीनों जो केस, जो भी फर्स्ट बोर ऑर्बिट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, वो है तो किसी एक ही स्पेशी के लिए ना, तो एक ही स्पेशी के लिए तो उसका z भी कांस्टेंट ही होगा, तो उसे कंसीडर करने की जरूरत हमको नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर देखो अगर R1 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, R0 इंटू 1², यानी कि R0 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में R0 इंटू n की जगह 2 रखा तुमने, तो ये 4R0 हो गया। R0 इंटू 3² रखा, तो बच्चों ये हो गया 9R0। अब इन तीनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1:4:9 हो जाएगा, यानी कि अपना जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट चॉइस होगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए आप तो। प्रॉब्लम नंबर 11, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी between the first and second Bohr orbits to that between the second
एंड थर्ड बोर ऑर्बिट इज। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 11, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कहा है इसने, एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ NH सेल इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिटवीन दी, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, तो हम हाइड्रोजन मान करके चल देंगे, क्योंकि बोर ऑर्बिट इसने कहा है, ठीक है, बोर्स ऑर्बिट, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन स्पेशी के लिए हम लोग बोल देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर हम लोग को लेना क्या है, -13.6, अगर हम Z को छोड़ दे रहे हैं तो अपॉन N स्क्वायर हो गया, En की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो E1 क्या हुआ, -13.6, E2 क्या हुआ, -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर यानी कि -3.4, E3 क्या हुआ, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर यानी -1.51। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, क्लियर। अब देखिए यहां पर अपने को निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, E1 माइनस E2 अपॉन E2 माइनस E3, E2 माइनस E3, ये हम लोग को निकालना है। तो थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, E1 की वैल्यू -13.6 माइनस E2 की वैल्यू -3.4, इसकी वैल्यू E2 की वैल्यू अगेन -3.4 माइनस 1.51। ये बच्चों क्या आ गया, ये तो आ गया माइनस और ये प्लस हो गया तो -10.2 अपॉन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 98.1 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 27/5, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम 12 क्या कहती है, फॉर L इक्वल्स टू 3 विच वैल्यू ऑफ M इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो बच्चों यहां पर देखो M की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0, यानी बीच में 0 भी जरूर आएगा। अब इसने कहा है L की वैल्यू हमको दे रखी है 3, इफ L इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो M की वैल्यू -L से +L यानी कि -3 से +3 तक के जानी है, तो वैल्यू क्या क्या होंगी, -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी और +3 होगी। इतनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है 4 वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी के जो 3 वैल्यूज होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, वो M की वैल्यू यानी कि वो वैल्यू M के लिए पॉसिबल होंगी, सिवाय इस वैल्यू के, क्योंकि 4 इस रेंज में कहीं पर आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ गए हम लोग, पढ़ लिया जाए। द डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद n इक्वल्स टू 4 एंड L इक्वल्स टू 1 इज, तो ये तो 4p ही हुआ, n इक्वल्स टू 4 इसने कहा है और L इक्वल्स टू 1 कहा है, तो इसका मतलब कि ये 4p को शो कर रहा है। रीजन क्या है बच्चों समझो, जहां पर n इक्वल्स टू 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दे रखा है, तो 4 इसके आगे लिखा जाएगा इस सिंबल से पहले। L शो करता है, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हमें सबशेल के बारे में जानकारी मिलती है। सबशेल 4 तरीके के हम लोग जनरली पढ़ते हैं, SPDF, भाई सबशेल कौन कौन से पढ़ते हो, सबशेल, और उसके लिए L की वैल्यू SPDF,
तो एस सबशेल के लिए वैल्यू 0 1 2 3, क्लियर। यानी कि पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 है, यही तो दिया हुआ है, मीन्स 4p इसका डेजिग्नेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज मीनिंगलेस। 2d, भाई 2d पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एस सबशेल स्टार्ट होता है फर्स्ट शेल से, यानी 1s पॉसिबल है। पी सबशेल स्टार्ट होता है 2 से, यानी सेकेंड शेल से, 2p पॉसिबल है। डी सबशेल स्टार्ट होता है थर्ड से, यानी कि 3d पॉसिबल है, 4f पॉसिबल है। तो 3d पॉसिबल है, 2d क्या पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।